हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अनुष्का अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि हम लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आज जो है हम क्या क्या देखने वाले हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेसिकली जो है वो ये देखेंगे कि चीज़ें जो है वो कैसे फॉरेन मार्केट में चलती है। आपने बहुत बार जो है वो सुना होगा कि इंडिया और यूके की आपस में मीटिंग चल रही है। इंडिया ये चाह रहा है कि वो एफटीई यानी कि फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन कर ले। इसके साथ, यूके के साथ। इसका रीज़न क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, एफटीए क्या होता है, ठीक है, और एफटीए में भी अदर चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर पुरानी किसी क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, आपको लगता है कि सर ये चीज़ जो है इसमें थोड़ा सा डाउट है या फिर ये चीज़ जो है वो मिसिंग है, तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम बिल्कुल आपकी जो कमेंट है उसको देखेंगे और उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और है कि जब मैं कोई भी लेक्चर करवाता हूँ तो उसमें मैं आपको ओवरऑल उसका व्यू दे देता हूँ। अब आप उसकी जितनी रीडिंग करेंगे, जितना रिसर्च करेंगे, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर पाएंगे और उसका उतना बेनिफिट आपको एग्जाम के समय मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर बात हो एग्रीमेंट्स की, तो सबसे पहले दो देश, यानी कि मान लो ये नेशन नंबर 1 है, ये पहला देश है, ये है दूसरा देश। ठीक है, दो देश आपस में रिलेशनशिप्स जो है वो कैसे बिल्ड करने स्टार्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस हम करने वाले हैं। सबसे पहला एग्रीमेंट जो दो देशों के बीच में आता है उसको बोलते हैं अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। क्या बोलते हैं? अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अर्ली हार्वेस्ट स्कीम में बेसिकली क्या होगा कि हम जो है उन चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो दो देशों को बेनिफिट पहुंचा सकती है। एक चीज़ देखिए, इकोनॉमी जो है वो किस चीज़ पे निर्भर करती है, वो निर्भर करती है ज्योग्राफी पे। मान लो इंडिया की ज्योग्राफी जो है वो ऐसी है कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बन सकती, लेकिन फॉरेन का कोई नेशन ऐसा है जिसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है और जो चीज़ इंडिया में नहीं बन सकती वो उस नेशन में बनाई जा सकती है। तो इंडिया जो है वो उस नेशन के साथ अपने रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर देगा। अब एक नेशन दूसरे नेशन के साथ जो रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने शुरू करता है उसके एक लेवल्स होते हैं, उसकी एक बाउंड्रीज होती हैं। जैसे ये हो गया, जैसे वो हो गया। अब जब आप इस बाउंड्री को क्रॉस करोगे तो वैसे ही आप एक एग्रीमेंट के अंदर आ जाते हो। इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, उसी को एक एग्रीमेंट का नाम दे दिया। अगर ये कंडीशंस हैं तो इसको ये एग्रीमेंट का नाम दे देते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आज स्टडी करने वाले हैं। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम का मीनिंग ये होता है कि कोई भी ऐसा देश जिसके साथ हमारे पहले कोई रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं थे, अब उस देश के साथ इंडिया जो है वो देख रहा है कि वो नेशन जो है वो इंडिया का ग्लोबल जो है ट्रेड के रूप में पार्टनरशिप इंडिया की उससे हो सकती है। और इस वजह से इंडिया जो है वो ये चाह रहा है कि कुछ स्कीम जो है हम लागू करें जिसके तहत उस देश से हम कुछ चीज़ें मंगवाएंगे और अपनी कुछ चीज़ें उस देश में भेजेंगे। ये जो चीज़ें होंगी ये बिल्कुल लिमिटेड होंगी, ये नहीं है कि सरप्लस ऑफ चीज़ों में भेज रहे हैं हम लोग। बिल्कुल इनिशियल से भी इनिशियल स्टेज जो है वो इसको बोला जाता है। उसके बाद अगर मान लो ये जो है अच्छा चलता है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उसको क्या बोला जाता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, जब कोई भी चीज़ जो है वो एक देश से दूसरे देश में आती है, तो वो जो देश है, जैसे मान लो ये है इंडिया और यहाँ पे एक देश है, कोई भी नाम है इसका, एक्स वाई जेड कुछ भी है। यहाँ से जैसे ही कोई चीज़ आएगी तो यहाँ पे इंडिया जो है वो इसके ऊपर क्या लगाता है? टैरिफ लगा देता है। ठीक है, क्या लगाता है? टैरिफ लगाता है। अब इस चीज़ के चलते जो है वो चीज़ महंगी हो जाती है। अब मान लो 20 रुपए की कोई चीज़ आई,
और इंडिया के उस देश के साथ रिलेशन कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो इंडिया क्या करेगा, उस चीज़ के ऊपर जो है वो टैरिफ लगा देगा, यानी कुछ पैसा लगा देगा। जैसे मान लो वो 20 रुपए की चीज़ इंडिया में आई थी, तो इंडिया ने अगर 80% जो है वो उस पर टैरिफ लगा दिया, तो 80 रुपीज़ का टैरिफ लगने के बाद उसकी जो कीमत है वो हो जाएगी 100 रुपये, जिसके चलते वो चीज़ जो है वो महंगी हो जाएगी, उसके प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब अगर प्राइस ज़्यादा हो गए हैं तो लोग यहाँ पे उस चीज़ को खरीदना बंद कर देंगे या नहीं खरीदेंगे। हमने सिंपल सी एक चीज़ देखी थी लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये देखा था कि अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उस चीज़ की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। यही सिंपल फिलोसफी को फॉलो किया जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर किसी देश के साथ रिलेशन अच्छे करने और हमने उसके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया, इसका मीनिंग ये होता है कि अब हम अपने जो टैरिफ हैं उनको रिड्यूस कर देंगे, लगातार जो है अपने टैरिफ्स को कम कर देंगे, जिसके चलते वो नेशन जो है वो अपनी सामान भेज सकता है और ज़्यादा। क्लियर ऑन दिस? इवन कुछ चीज़ों में जो टैरिफ है उनको ऑलमोस्ट ज़ीरो भी कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे या फिर उसको ज़ीरो ऑलमोस्ट कर देंगे। अब मान लो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी हमारा किसी देश के साथ अच्छा चला, उसकी अगली स्टेज जो है वो कौन सी होती है? उसकी अगली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं एफटीए। क्या बोलते हैं? एफटीए। और एफटीए की बेसिक फुल फॉर्म क्या होती है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होती है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या डेफिनेशन है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इस केस में क्या होता है, जितनी भी चीजें उस देश से हमारे देश में आएंगी, हमारे देश से उस देश में जाएंगी, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल फ्री में जाएंगी। फ्री में यानी कि ये नहीं कि फ्री में ही वो सामान बेच देंगे। फ्री में यानी कि मीनिंग ये हुआ कि जैसे मान लो फॉरेन से कोई चीज़ इंडिया आई, तो इंडिया की सरकार उस पर क्या नहीं लगाएगी? कुछ भी टैरिफ। कोई भी चीज़ आ गई तो उसके ऊपर टैरिफ जो है वो नहीं लगाया जाएगा। क्लियर ऑन दिस? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप सब लोग पूछ सकते हैं। अब इवन अगर मान लो आप न्यूज़ द हिंदू में रीड करते हैं कि उस देश के साथ हमने अर्ली हार्वेस्ट स्कीम जो है वो जारी की, उस देश के साथ हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, इसी किसी देश के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया, तो आप इकोनॉमिक टर्म्स में ये देख सकते हैं कि हमारी जो दोस्ती है उस नेशन के साथ वो किस लेवल पे चल रही है। इसको आप बोल सकते हैं जीरो से हल्का सा ऊपर, इसको बोल सकते हैं कि हमारी दोस्ती मान लो अच्छी चल रही है। इसका मीनिंग ये है कि हमने इसके साथ ये दोनों चीज़ें करके देखी थी और हमें जो है वो अच्छा लगा। इंडिया उस देश के साथ और एंगेज करना चाहता है, इस वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन करना चाहता है। राइट नाउ जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पीआईबी पे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने जो है वो 13 नेशंस के साथ, लगभग 13 नेशंस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन कर रखा है। आगे चल के हम इसकी स्लाइड भी देखेंगे इवन कि ऐसे कौन से नेशन हैं जिसके साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। क्लियर ऑन दिस? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज़ जो है वो और जान लेनी बनती है यहाँ पे, वो ये है कि ये तीनों एग्रीमेंट जो हमने देखे हैं अब तक, ये तीनों एग्रीमेंट जो हमने अब तक देखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज से डील कर रहे हैं? चीजों से डील कर रहे हैं। और कौन सी चीज इस पे मिसिंग है? कौन सी चीज के बारे में जो है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया? सोचिए। सिंपल टर्म्स में अगर सोचा जाए, अगर सिर्फ सामान के साथ डीलिंग हो रही है और अदर चीजों के बारे में नहीं डील किया गया, तो क्या चीज रहेगी हमारे पास? हमारे पास रहेगी सर्विसेज। और हमारे पास क्या रह गया? सेकंड चीज हमारे पास जो है वो रहेगी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहले क्या है? सर्विसेज, दूसरे नंबर पे क्या है? इन्वेस्टमेंट। और क्या है? सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट होगी। एक चीज और हो सकती है, अगर मान लो आपने उस नेशन के साथ ग्रुप बना लिया तो आप तीसरे व्यक्ति के साथ जो है वो सेम बिहेवियर रख सकते हो। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं सेम रिलेशंस विद थर्ड नेशन, ये बोला जा सकता है। सेम रिलेशन विद द थर्ड नेशन। फोर्थ, इसके बाद भी कोई चीज हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है।
यदि हमारी जो है एज अ सिंगल मार्केट, अगर सर्विसेज भी हम फ्री कर दें कि लोग भी जो है वो सीधा सीधा एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। जैसे मान लो जो है अगर इंडिया ने कोई एग्रीमेंट साइन कर रखा है फॉर एग्जांपल मान लो श्रीलंका के साथ, तो श्रीलंका के सिटीजन यहाँ पे फ्रीली जब मर्जी आके यहाँ पे काम नौकरी कर सकते हैं और यहाँ के सिटीजन वहां जाके नौकरी जो है वो कर सकते हैं। तो सर्विसेज के केस में वो चीज होगी। फिफ्थ जो है उस केस में भी होता है जब इकोनॉमिक यूनियन बना लिया जाता है, कस्टम यूनियन बना लिया जाता है, तो उस केस में उस देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो फिजिकल पॉलिसी है वो भी सेम हो जाती है। सिक्स्थ में अगर रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो एक्सचेंज रेट भी सेम होना शुरू हो जाता है। इवन दे यूज टू हैव द सेम करेंसी। आपने यूरोपियन यूनियन जो है वो सुना होगा। यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है नेशंस का। कितने नेशंस का वो आपको पता है? कितने नेशंस का वो आपको पता है? अब उस नेशंस, वो सारे के सारे नेशन जो है वो अपनी लोकल करेंसी तो फॉलो करते ही हैं, प्लस एक कॉमन करेंसी है जो सब नेशंस की है, और वो कॉमन करेंसी का नाम क्या है? यूरो। और वो जो एग्जांपल है वो लास्ट है, यानी कि जो ये हमने आज जानने की कोशिश की है कि फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो कैसे कैसे शुरू होते हैं और लास्ट जो है उनका क्या होता है। ठीक है, तो अगर इनकी शुरुआत को देखें तो सबसे पहले जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। उसके बाद जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद जो होता है, यहां तक के जितने एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे किन चीजों से होते हैं? बेसिकली सामान के कंटेक्स्ट में होते हैं। किसके कंटेक्स्ट में होते हैं? सामान की। एफटीए हो गया, पीटीए हो गया, या ईएचएस हो गया। ठीक है, उसके बाद के जो एग्रीमेंट्स होंगे उसमें सर्विसेज ऐड होनी शुरू हो जाती हैं। उसमें आता है पीपा। ठीक है, इंडिया जो है वो ये भी साइन करता है कई नेशंस के साथ, जिसके साथ भी ये नेशन, जिस नेशन के साथ भी सीपा या सीसा, ये दोनों चीजें जो है वो इंटरचेंजेबली यूज करी जाती हैं। आगे जाके जब हम स्लाइड्स को देखना शुरू करेंगे तो इसके ऊपर भी ध्यान से देखेंगे, गौर फरमाएंगे कि क्या चीज है इसमें होती। ठीक है, इसमें इंडिया जो है वो अदर चीजों को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है, जैसे कि होगी सर्विसेज, जैसे कि होगी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सर्विस और इन्वेस्टमेंट को इसमें ऐड ऑन कर दिया जाता है। और अगर मान लो उसके साथ, उस नेशन के साथ हमारे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कस्टम यूनियन। यानी कि अगर कोई भी चीज हमारे देश में आती है तो हमारा जो कस्टम यूनियन में दोस्त देश है, हम उसी की जो फॉरेन पॉलिसी है उस देश के प्रति वो सेम टू सेम वही फॉलो करेंगे। अगर उस देश ने जो है वो 100% के टैरिफ लगा रखे हैं तो हम भी 100% के टैरिफ लगाएंगे। इसी वजह से इसका नाम कस्टम यूनियन रखा गया। ठीक है, और लास्ट जो है वो क्या होता है? इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में ये होता है इवन मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी जो है वो भी सेम होनी शुरू हो जाती है। एक्सचेंज रेट जो है वो एक ही करेंसी को यूज कर लिया जाता है। तो इस तरीके से नेशन जो है वो डील करते हैं, और नेशंस की जो थेरीज दी गई हैं या उनके रिलेशंस को डिफाइन किया गया वो इस डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और अगला कौन सा था? सीईपीए, सीपा। ठीक है, ठीक है, तो आपको सीईपीए ये समझ आ गया होगा, आपको कस्टम यूनियन क्या होता है ये समझ आ गया, और इकोनॉमिक यूनियन जो है वो क्या होता है ये समझ आ गया होगा। इंडिया जो है वो अभी तक यहाँ पे ही पहुंचा है। किसी भी नेशन के साथ हमने कस्टम यूनियन या इकोनॉमिक यूनियन जैसी चीजें जो है वो नहीं की है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर हमने वो साइन कर लिया तो हम अपनी सॉवरेनिटी को जो है वो न्यौछावर कर देंगे। क्योंकि अगर ये इवन साइन किया जा सकता है उन नेशन के साथ जो हमारे से वीक है, अगर हमने अपने से स्ट्रॉन्ग नेशन के साथ ये साइन कर लिया, उस चीज के चलते ये होगा कि वो नेशन जो है वो हमें डिक्टेट करना शुरू कर देगा, और हम, हमारी जो पॉलिसी होंगी उसमें सॉवरेनिटी नहीं रहेगी। और हमें जो पॉलिसी, पहली जो है सिस्टम इतना स्टेबल नहीं है, तो हमें उन चीज़ों को भी कंसीडर करना होगा जो फॉरेन में उन नेशन से संबंधित है। और अगर उन चीज़ों को हमने कंसीडर किया तो उस चीज़ के चलते क्या होगा कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो यही जो है वो थेरीज डेवलप है इसके बारे में कि हाँ, इंडिया इसको साइन नहीं कर रहा।
दूसरी चीज़ और है कि ये जो है कस्टम यूनियन हो गया, इकोनॉमिक यूनियन हो गया, ये कुछ फेडरलिज्म की तरीके से है कि फेडरलिज्म का जैसे आपने देखा होगा स्मॉल नेशंस आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल यूनियन। इसमें वीक इकोनॉमीज जो है वो मिलके एक सिंगल यूनियन जो है वो बनाती हैं जो कि इकोनॉमिकली पावरफुल होता है। जैसे फेडरलिज्म के केस में पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली वो पावरफुल हो जाता है, जो यहाँ पे इकोनॉमिकली पावरफुल नेशन जो है वो उसको बोल दिया जाता है। ठीक है, अब इसी बीच जो है वो कुछ कुछ चीजें न्यूज में रहती हैं, उनको देखते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो न्यूज में रहती हैं। ठीक है, पहली चीज जो न्यूज में रहती है उसको बोलते हैं जीएसपी। उसको बोलते हैं जीएसपी स्टेटस। और न्यूज में क्या रहता है? एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो है वो ये न्यूज में रहता है। सीवी, सीवीज न्यूज में रहता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। ठीक है, और एक चीज और जो है वो न्यूज में रहती है कि 3 तरीके के बॉक्सेस होते हैं हमारे पास, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स, जो कि किस ऑर्गेनाइजेशन के नीचे आते हैं? डब्ल्यूटीओ के नीचे आते हैं। इन चीजों को भी एक बार सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि इन चीजों में जो है वो क्या क्या हमें देखा गया। सबसे पहली चीज जानते हैं जीएसपी स्टेटस क्या होता है। जीएसपी स्टेटस जो है वो बेसिकली किस चीज के लिए होता है? अब उस केस में ये होता है कि जैसे मान लो कोई डेवलप नेशन है, डेवलप नेशन जो है उसमें कुछ चीजें आती हैं, यानी कि कुछ चीजें क्या हो रही हैं, दूसरे किसी नेशन से जो है उस नेशन में इंपोर्ट की जा रही है, यानी कि मंगवाई जा रही है, और ये नेशन जो है वो भेज रहा है, इसको बोलेंगे कि ये एक्सपोर्टिंग नेशन है, ये है इंपोर्टिंग नेशन। यूनाइटेड नेशन में यूएस के द्वारा जो है वो ये माना गया था कि हम आने वाले सिस्टम या आने वाले समय में एक ऐसा सिस्टम फॉलो करेंगे जिसमें जो है वो डेवलपिंग नेशन उनको जो है वो इक्वल दर्जा मिल सके। इस वजह से उनसे जो आइटम्स हमारे देश में आ रही हैं उनके ऊपर जो लगने वाले टैरिफ हैं हम उसको बिल्कुल कम कर देंगे। और ये डिसीजन भी दिल्ली में, न्यू दिल्ली में लिया गया था। ठीक है, 1970s के टाइम पे उस समय ये डिसीजन जो है वो लिया गया था, और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि कुछ नेशंस होंगे, उन नेशन की ये है कि वो नेशन डेवलपिंग होने चाहिए, और उन नेशन से जो चीज़ें आएंगी यूएस उन पे जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं लगाएगा कि वो चीज़ें जो है वो महंगी हो जाए और जिस चीज़ के चलते उनकी डिमांड जो है वो कम हो। ठीक है, तो ये इसी सिस्टम को बोलते हैं जीएसपी। क्लियर ऑन दिस? अब ये जो सिस्टम लगाया गया था इसका यूएस को कुछ ना कुछ तो फायदा मिल ही रहा होगा। इसका यूएस को बेसिकली ये फायदा मिल रहा था कि यूएस के पास जो इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल आ रहा था वो बहुत सस्ते में आना शुरू हो गया था, और यूएस के पास अभी समय था कि वो इंपोर्टिंग मटेरियल के ऊपर जो है कैसे बनाते हैं इन सब चीज़ों को साइडलाइन कर दे और बस ये देखे कि वो सिस्टम आ रहा है, मान लो वो मटेरियल आ रहा है, उसको अरेंज कैसे करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट कैसे करनी है। यूएस एक चीज़ सोचिए ध्यान से, ठीक है, अभी जो है वो हल्का सा पॉइंट से या टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। यूएस जो है अपनी जो फालतू की चीजें हैं जैसे सर्विसेज होगी उसके लिए खुद अपनी लेबर या अपने देश के लोगों को इस्तेमाल नहीं करता, वो बाकी नेशन को ये चीजें दे देता है। इंडिया में जो है आपने देखा होगा कि कॉल सेंटर ओपन हो जाते हैं जहां पे जो है लोग बैठे जो है वो कॉल करें, और लेकिन वो उनकी जो कंपनी है वो अमेरिका में डील कर रही है, लेकिन सर्विस सेंटर उन्होंने यहाँ पे खोल रखा है, यानी कि जो कॉल वॉल करने के लिए खोल रखा है। अब उनका सिंपल सा एजेंडा ये है कि बाकी नेशन जो है वो लेबर करें, सर्विसेज हमारी प्रोवाइड करें, हम जो है वो इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, हमारे सिटीजन इन चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम जो है साइंस एंड टेक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर उसकी डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है तो बाकी नेशन जो है वो उनसे हम स्ट्रांग ही रहेंगे। तो ये जो है वो अपनाई जाती है चीज़। अब जीएसपी के चलते जो है वो ये भी नहीं है कि यूएस को ही फायदा मिल रहा है, जो उसके सामने नेशन है उसको भी फायदा मिलता है। उसको फायदा कैसे मिलता है और क्या मिलता है इसको भी एक बार देख लेते हैं। जो उसके सामने नेशन है उसको फायदा ये मिलता है कि ये नेशन का एक्सपोर्ट जो है वो जाना शुरू हो जाता है, जिस चीज के चलते इसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन जो है वो होनी शुरू हो जाती है।
प्लस ये है कि इनके यहाँ वैसी इंडस्ट्री डेवलप करनी शुरू हो जाएगी जिसमें जो है वो एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। तो ये जीएसपी स्टेटस जो है ये समझ आ गया होगा आपको। अब सेकंड है एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या होती है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो है वो समझिए ध्यान से क्या होती है। मान लो ये एक नेशन है और इस नेशन का नाम है चाइना, और एक नेशन ये है, इस नेशन का नाम है पाकिस्तान। चाइना जो है वो एक चीज करता है सिंपल सी। चाइना में अगर मान लो ये पेन अगर चाइना में बनाया जाता है तो इसकी बनाने की जो कॉस्ट है वो अगर आती है सिर्फ 10 रुपीज, तो चाइना जो है उस चीज को पाकिस्तान को सेल करना शुरू कर देगा सिर्फ 7 या 6 रुपीज के। अब इस चीज के चलते ये होगा कि पाकिस्तान के लोग जो है वो साइंस एंड टेक या रिसर्च के ऊपर ध्यान ना देके ये सोचेंगे 6 रुपए में तो हमें ये पेन नहीं मिल जा रहा है जो कि चाइना हमें जो है वो इम्पोर्ट करवा रहा है। चाइना जो है वहां से हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब इस चीज के चलते जो है इनकी डिपेंडेंसी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है एक नेशन के ऊपर। अब दूसरा नेशन जो है वो इनकी डिपेंडेंसी का फायदा उठाता है और आने वाले समय में वो इतना डिपेंडेंट कर लेता है कि इनकी आप कोई भी इंडस्ट्री का नाम लो, इवन प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। प्राइमरी में अगर आप एग्रीकल्चर का बात बोलोगे तो एग्रीकल्चर में जो स्प्रे पाइप्स होती हैं, एग्रीकल्चर में जो यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे चाइना से आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करूँ तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं रॉ मटेरियल मशीनरी जो है वो चाइना से आती है, और सर्विसेज के केस में भी कुछ चीज़ें चाइना से आती है। तो एक तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मटेरियल अगर चाइना से आ रहा है तो इन नेशन की जो है वो डिपेंडेंसी होगी चाइना पे। अब अगर इसकी डिपेंडेंसी होगी तो इसकी सॉवरेनिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और लोग जो है वो ये सोचना शुरू कर देंगे कि अगर चाइना ने कल को हमारे ऊपर जो है वो बैन लगा दिया कि हम कोई भी सामान वहां नहीं भेजेंगे तो हमारे नेशन को ही जो है वो लॉस का सामना करना पड़ेगा। और आने वाले समय में अगर मान लो ऐसा हुआ कि चाइना बोले कि हम जो है वो आपके देश में सामान भेजना शुरू कर देंगे, लेकिन जो सामान हम 7 रुपीज 6-7 रुपीज का भेजते थे आज की डेट में वही सामान जो है हम आपको 50 रुपए में भेजेंगे। उस समय हमारा बनने वाला प्रॉफिट होगा 40 रुपए का। हमने 3 रुपए का लॉस सहा। 3 रुपए का लॉस जो है वो सहा है कितने देर के लिए, 3 साल के लिए। लेकिन अब हम आने वाले 10 साल के लिए 50 रुपए का प्रॉफिट जो है वो कमाएंगे। ये चीज जो है वो की जाती है कुछ नेशंस के द्वारा, यानी कि इसको बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग का मीनिंग ये होता है कि जो चीज आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में जिस दाम पे मिल रही है उससे कम दाम में अगर आप बाकी नेशन को वो बेचते हो तो इकोनॉमिक्स में ये गलत प्रैक्टिस मानी जाती है। और क्यों मानी जाती है ये भी मैंने डिफाइन कर दिया आप लोगों को। इसका रीजन क्या होता है, सिंपल सा, यही चीज के चलते जो है एक नेशन ऐसी चीजों से बचने के लिए जो है वो दूसरे नेशन के प्रति एक ड्यूटीज लगाता है, यानी कि कुछ टैक्स वगैरह लगा देता है, और उनको जो है वो किस नाम से बुलाया जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज के नाम से बुलाया जाता है इसको। तो ये भी समझ आ गया होगा आपको ये क्या होता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया काउंटर वेलिंग ड्यूटीज क्या होता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज में सेम चीज है कि हमने टैरिफ जो है वो लगाने हैं। मान लो इंडिया की सरजमीन पे कोई चीज आ रही है और यहाँ पे हम आते ही इसके ऊपर जो है वो क्या लगाने शुरू कर दिए, टैरिफ। लेकिन यहाँ पे जो मेजर मकसद है टैरिफ लगाने का वो डंपिंग जैसी एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे जो टैरिफ लगाने का मकसद है उसका रीजन जो है वो कुछ और है, और वो रीजन ये है कि जो नेशन हमें वो सामान भेज रहा है उन नेशन की सरकार जो है लोगों को जो है वो इतनी ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है कि वो चीजें सस्ती हो जाती हैं और जिस चीज के चलते वो इजीली यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, सरकार जो है वो इतनी ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है चीजों के ऊपर कि उन चीजों को लोग जो है वो इजीली यहाँ भेज सकते हैं। अब वो चीजें जब इंडियन मार्केट में आती है तो यहाँ की जो लोकल मार्केट है इसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है, इसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। अब उस केस में लगाए जाने वाले टैरिफ को किस नाम से बोला जाता है, उसको काउंटर वेलिंग ड्यूटीज के नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। तो टेम्परेरी बेसिस पे ये होता है कि जिस नेशन में जो है वो ऐसा होता है
यानी कि उनकी जो इकोनॉमी है उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है यदि वो सामान जो है वो दूसरे देश से मंगवाते हैं, तो वो नेशन जो है वो दूसरे नेशन के ऊपर जो है वो कुछ टैरिफ लगा देता है, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे लगाए जाते हैं, और उसको ही जो है वो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज के नाम से बुलाया जाता है। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि काउंटर वेलिंग ड्यूटीज एक्चुअल में होती क्या है और इनकी रेलेवेंस जो है वो क्या है। क्लियर ऑन दिस? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, अब WTO के द्वारा भी बॉक्सेस होते हैं। पहला जो बॉक्स जिसको हम डिस्कस करते हैं उसका नाम रख देते हैं ग्रीन बॉक्स। उसके बाद ब्लू बॉक्स, और उसके बाद एम्बर बॉक्स। ठीक है, इन तीनों बॉक्सेस को डिस्कस करते हैं हम। ग्रीन बॉक्स ये है वो चीजें जिसपे सरकार जो है वो चाहे सब्सिडी दे। आपने देखा होगा कि अगर गवर्नमेंट एक देश में कोई चीज बनाने में सब्सिडी देती है तो वो नेशन जो है वो चीजों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है और दूसरा नेशन उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, और इकोनॉमी में जो है वो ये चीज जो है वो फायदेमंद नहीं होती। इवन देश के लिए भी ये चीज बनाई गई है, आप अभी सर्च करना CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भी ये चीज़ देखता है कि मान लो शॉप्स हैं, दुकानें लगी हुई हैं, अब आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, आपने ये बोला कि यहाँ पे मैं अपनी शॉप ओपन कर लेता हूँ और लोगों को जो है जो किताब आप मान लो बुक्स की किताबें, बुक्स की शॉप्स हैं, जो किताब एक व्यापारी जो है वो 100 रुपये में बेचता है मैं उसको 5 रुपये में बेचना शुरू कर दूंगा। इस चीज़ के चलते जो है वो उसने ये चीज़ की, और 1 साल तक लगातार ये चीज़ होती गई और सारे कस्टमर जो है वो उस व्यक्ति के पास आते गए। जो बाकी कस्टमर थे, जो बाकी लोग थे जिनकी दुकानें हुआ करती थी, उन्होंने ये देखा कि 1 साल से हमारी दुकान पे कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। लेकिन उन लोगों को जो पैसा पे करना पड़ रहा था वो रेंट का, बिजली का, लेबर का, वो सारा पे करना पड़ रहा था। इस चीज़ के चलते ही क्या हुआ कि वो उन देशों को, उन शॉप्स को उन शॉप्स को क्या होना शुरू हो गया, लॉस। और इसी लॉस को देखते हुए उन्होंने अपनी शॉप को क्लोज कर दिया। अब मार्केट में कितनी शॉप्स बची? एक। और अब वही शॉप जो है वो जितने मर्जी प्राइस पे बेचिए, 5 रुपए का चाहे 500 का बेच दे, फिर भी लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन जो है वो खत्म हो गया। कंपटीशन जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। 2002 में ये बनाई गई थी। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यही देखता कि इकोनॉमी में कोई गलत प्रैक्टिस को अपना तो नहीं रहा, अगर अपना रहा है तो उसके ऊपर फाइन लगा देगा या पेनल्टीज जो है उसको पे करनी पड़ती है। अब इंटरनेशनल सिस्टम में भी ऐसा कुछ होता है। कई बार सरकार किसी चीज़ में जो है सब्सिडी दे देती है, जिसके चलते उसका एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, और इंक्रीज होने के बाद जो होता है दूसरे नेशन का जो इकोनॉमी है वो अनस्टेबल हो जाती है, तो उसके ऊपर WTO जो है वो रोक लगाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा रोक लगाया जाता है। तो ग्रीन बॉक्स में वो आइटम्स आती हैं जिनके ऊपर सरकार जो है वो सब्सिडी दे सकती है, और जो ट्रेड जो है यानी कि व्यापार जो है वो डिस्टॉर्ट यानी कि उसको हिलाते नहीं है, इकोनॉमी स्टेबल रहती है दूसरे नेशन की। ग्रीन बॉक्स में वो आइटम्स आती हैं जिनके ऊपर सरकार जो है वो इजीली रिलैक्स होकर सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करे, लेकिन दूसरे नेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ब्लू बॉक्स में वो चीज़ आती हैं, और एम्बर बॉक्स में जिन चीज़ों के ऊपर कंडीशंस लगाई जाती हैं कि अगर इस चीज़ के ऊपर सब्सिडी देनी है तो इसकी एक ये कंडीशन है, इसकी ये कंडीशन है, सब्सिडी नहीं दे सकते। अगर एक डेवलपिंग नेशन तो इतने प्रतिशत की ही सब्सिडी दे सकते हो, 10% की, 5% की। तो इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी उम्मीद करते हैं ये आपको सारा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अब ये देख लेते हैं कि जो चीज़ें हमने रीड की हैं उसको प्रॉपर फॉर्मल वे में देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके बारे में मैंने आप सब लोगों को जो है वो बता दिया था। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में मैंने क्या बताया था कि इसमें बेसिकली चीज़ों को चुना जाता है और उसमें टैरिफ्स को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, जो ऑलमोस्ट जीरो जो है वो कर दिया जाता है। उसके बाद करेक्टर स्केच इसके ये होता है कि ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। अगर एक देश ने किया है तो सामने वाला नेशन भी उसके लिए सेम जो है वो एफर्ट करेगा। तो ये समझ आ गया, यानी कि ये बाईलैटरली होता है, वन साइडेड अप्रोच जो है वो इसकी नहीं होती। सेकंड पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच है, और टैरिफ रिडक्शन है। एक लिस्ट बनाई जाती है आइटम्स की जो हम उस नेशन से जो है वो मंगवाते हैं,
और उस लिस्ट में जितनी भी आइटम्स होती हैं उसके ऊपर जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जो लगने वाला टैरिफ है उसको लगातार कम कर दिया जाता है। तो ये होता है इसमें। ठीक है, पीटीए की एग्जांपल अगर आप पूछोगे मुझसे तो मैं बोलूँगा इंडिया अफगानिस्तान की एग्जांपल जो है वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जिन नेशन में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट आ गया जीएसपी स्टेटस, हमने देखा ये यूएस ट्रेड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली जो है वो माना गया है और इसका मेजर मकसद जो है वो यही है कि प्रमोट करना किसको, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को, बाय अलोइंग ड्यूटी फ्री एंट्री, यानी कि चीज़ों के ऊपर जो है वो टैरिफ कम से कम लगाना। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें बल्क ऑफ द प्रेफरेंशियल स्कीम्स को जो है वो कवर किया गया है। ठीक है, प्लस इसमें जो है वो नेशंस को एक दर्जा दिया जाता है जिसको बोलते हैं मोस्ट फेवर नेशन। जिस नेशन को भी मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा मिल जाता है तो उस नेशन से आने वाला सामान जो है उसके ऊपर लगने वाले टैरिफ जो है वो कम होने शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते उसकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करनी शुरू कर देती है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड आइडिया वगैरह जो है वो कैसे आया था, यूएनसी टीएडी की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1964 में, तो उसमें जो है वो इस आइडिया को डिस्कस किया गया था। आगे इस आइडिया को बढ़ाया गया तो न्यू दिल्ली में, जैसे मैंने बोला था, यूएनसी टीएडी की मीटिंग होती है 1971 में, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज जो है वो किया जाता है। लगभग 13 नेशन को जीएसपी का स्कीम के नीचे रखा गया है। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो होते थे तो उस समय इंडिया का ये न्यूज़ में था, तो वो कह रहे थे कि इंडिया का जीएसपी मोस्ट फेवर नेशन का वो ले लूंगा, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि अमेरिका को जो है वो चीप इम्पोर्ट मिल जाता है और जो कि यूएस की जो फर्म्स हैं उनको साइंस एंड टेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, यूएनसीटीएडी क्या है, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूएन जनरल असेंबली में बनाई गई थी 1964 में, और इसका मेजर सा मकसद यही है कि डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करना, ताकि ग्लोबलाइज इकोनॉमी के बेनिफिट उनको भी मिल पाए। ये ना हो कि डेवलप्ड नेशन ही जो है वो मेजर चीज़ें करते रहे। लगभग 195 नेशन जो है वो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा मैंने समझा दिया, जिस नेशन के ऊपर जो है वो कोई सेंक्शन वगैरह ना लिया गया है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एम्पावरमेंट, कंपनी कॉम्पिटिटिवनेस आएगी और ग्लोबल वैल्यू जो है वो प्रमोट होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। इंडिया के केस में जीएसपी का जो स्टेटस है वो 2017 में न्यूज़ में था, और इंडिया के ऊपर कभी रिमूव कर देते हैं, कभी वो जो है वो कर देते हैं। ठीक है, सब्सिडीज़ के बारे में, एम्बर बॉक्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये वो सब्सिडीज़ हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को क्या कर सकती हैं, डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, खराब कर सकती हैं, अगर उन प्रोडक्ट्स को जो है वो चीप अमाउंट पे जो है वो बेचा गया। ठीक है, इंडिया में जो एमएसपी प्रोवाइड की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स के लिए, अब उसमें जो एमएसपी प्रोवाइड करती है वो डिस्टॉर्ट कर सकता है, तो इस वजह से उसको इसमें रखा गया है। क्लियर ऑन दिस। डब्ल्यूटीओ की देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो एम्बर बॉक्स में रखा गया है उसको, क्योंकि ये ट्रेड डिस्टॉर्ट जो है वो कर सकता है। और इसके लिए जो क्लॉज बनाई गई है वो डेवलपिंग नेशन के लिए 10% की है और डेवलप्ड नेशन के लिए 5% की है, कि 5% की सब्सिडी जो है वो दे सकता है, सरकार उनको दे सकती है इतनी। ब्लू बॉक्स में जो है वो ये होता है कि एम्बर बॉक्स जो है वो कंडीशंस के साथ होता है, क्योंकि वो ट्रेड डिस्टॉर्ट कर देता है, लेकिन ब्लू बॉक्स जो है उसमें बिल्कुल ही जो है उन चीज़ों को रिडक्शन करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेड डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ग्रीन बॉक्स के केस में उन चीज़ों को आप इजीली भेज सकते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ जो है वो सब्सिडी से लिंक्ड है, और जो इंटरनली ट्रेड डिस्टॉर्ट करती हैं तो उनसे लिंक्ड है, वो मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद डब्ल्यूटीओ में जो है वो परमिशन इन चीज़ों की नहीं दी जाती। अगर मान लो किसी भी चीज़ के ऊपर हमने जो है वो लगानी है, काउंटर वेलिंग या एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगानी है, तो उसको कौन लगाता है, डीजीएडी। डीजीएडी क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो है वो आता है। ठीक है, प्लस इसके साथ एक और इंडस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये दोनों मिनिस्ट्रीज जो है वो मिलकर किसी भी चीज़ के ऊपर एंटी डंपिंग या काउंटर वेलिंग ड्यूटीज जो है वो लगाते हैं। एंटी डंपिंग हमने समझ लिया, इसका पर्पस क्या होता है ये भी मैंने आपको कहानी के रूप में समझा दिया था। काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग में फ़र्क क्या होता है ये भी आपको पता है। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बाद जो नेक्स्ट एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें नेगेटिव लिस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो ईजिली उनको व्यापार करने की परमिशन दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमने एग्रीमेंट देखा था वो क्या था, सीईपीए और सीईसीए। सीईपीए जो है वो इसकी वाइड कवरेज होती है, जिसमें चीज़ों को जो है वो ज़्यादा कवर किया जाता है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज और अदर इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को लिया जाता है इसमें। ठीक है, ये इसका फ्रेमवर्क होता है।
अब नेक्स्ट आ गया कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन के केस में क्या होता है, मेंबर जो है वो एक्सटर्नल टैरिफ, यानी कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है आप इसको याद रखिए, मेंबर जो है वो एक ही तरीके का कस्टम जो है वो उस पर लगाएंगे चीज़ों के ऊपर। कॉमन मार्केट के केस में क्या होता है, एक सिंपल यूनियन एग्जिस्ट करता है कि स्मॉल नेशन मिलके एक कॉमन मार्केट बना लेते हैं और वो एक सिंगल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करते हैं। इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है, जब मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट और करेंसी इवन जो है सेम हो जाती है तो उसको जो है वो ये बोला जाता है। क्लियर ऑन दिस। अभी तक अगर बात करें इंडिया में जो है वो किस किस नेशन के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या क्या एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो वो नेशंस ही हैं। श्रीलंका के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, साफ्टा चल रहा है हमारा, साउथ ईस्ट एशियन फ्री नेशन ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया नेपाल का ट्रेड एग्रीमेंट है, भूटान का है, थाईलैंड के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, सिंगापुर के साथ हमारा CECA चल रहा है। ठीक है, इंडिया के साथ हमारा सॉरी सिंगापुर के साथ इंडिया का क्या चल रहा है, CECA। एशियान के साथ भी जो है वो इसमें डीलिंग चल रही है, प्लस जापान और साउथ कोरिया के साथ भी हमारा जो है वो सेम इसी तरीके की चीज़ें जो है वो चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट्स के नेम है, ये आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। आज की क्लास में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको क्लियर होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम जो है उसकी तरफ आगे बढ़िए। थैंक यू।